हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं। आइए आज हम लोग पार्ट 2 में जीवों में जन्म कैसे करते हैं, जिसका लेक्चर नंबर पार्ट 2 ही चल रहा है। और आज हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन। हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था, हमने लैंगिक जनन के बारे में देखना है। कह रहा है, यहाँ देखेंगे कि लैंगिक प्रजनन नर एवं मादा उमक से मिलने से होता है। यानी कि लैंगिक जब भी जनन का हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको मेल और फीमेल दो मतलब कि होना ज़रूरी है, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि सिंगल रहता तो असेक्सुअल में चल जाता, यानी कि अलैंगिक में चल जाता। क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल का मिलना ज़रूरी होता है, तब हम जा करके लैंगिक जनन होता है। कह रहा है यहाँ पे कि नर एवं मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। यानी कि जब भी नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में होता है और तीसरा का हो रहा है संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। संतति जो होते हैं उसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं। जैसे आज हम लोग देखने वाले हैं क्या इसको मेल और फीमेल को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्प में यानी कि फूल में किस प्रकार के लैंगिक जनन होता है, हम आज उसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पुष्प पौधों का जननांग पहले पढ़ना होगा हमको इसके बारे में। फिर पढ़ना होगा दूसरा में एक फूल का मुख्य भाग क्या क्या होता है, एक फूल का मुख्य भाग क्या क्या होता है, फूल के प्रकार के कौन कौन से होते हैं। और इसके बारे में आज हम लोग इसको संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छोटा हो जो भाई, चलिए संरचना के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ है, कह रहा है कि फूल में का जनन अंग, हमको सबसे पहले देखना है कि फूल का जनन अंग होता कौन कौन सा है। और दूसरा का कह रहा है कि एक फूल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक जो फूल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं आज हम लोग उसको देखेंगे। जैसे हम लोग अपने थ्योरी में पढ़ते हैं, अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा बात करने के प्रयास करते हैं, तो फूल का जो जननांग होता है, यानी कि फूल की संरचना कोई ऐसी होती है, जरा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो डंठल सी आकृति निकली हुई होती है उसको हम बोलते हैं वृंत। डंठल से आकृति जो निकली हुई, जैसे आप गुलाब के फूल देखे होंगे तो उसको में डंठल से आकृति एक निकली हुई होती है। डंठल जिसको हम लोग धर के किसी को प्रपोज करते हैं, उसको बारे में बात कर रहे हैं। तो जो डंठल धरा जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग वृंत, उसको वृंत। और वृंत के ऊपर एक बना होता है पुष्पासन। वृंत के ऊपर क्या बना होता है, पुष्पासन। ये होता है पुष्पासन। पुष्पासन थोड़ा सा छोटा होता है, ये इस प्रकार से पुष्पासन होता है। तो इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये होता है पुष्पासन। यहाँ से पुष्पासन के ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं जयांग। पुष्पासन के जो ऊपर होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जयांग बोलते हैं। पुष्पासन के ऊपर वाले भाग को हम लोग जयांग बोलते हैं। इसको थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा इसको इस प्रकार से और इस प्रकार से यान करके ऊपर मिलेगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, चित्र बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। कुछ यहाँ से ये बना, आपको ये मान लीजिए ऐसा ही होता है। इसको हालांकि हम लोग आगे चित्र में देखेंगे। तो ये क्या हो गया, वृंत भाग हो गया, ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया जयांग। और यहाँ से एक जो निकली हुई ऐसे कुछ करके भाग होती है इस प्रकार से, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से इस प्रकार से निकली हुई होती है और मुंह पर थोड़ा सा गोल करके बनाती है। ये होता है पुंकेसर। ये क्या होता है, पुंकेसर, पुमांग। जिस पुंकेसर नहीं पुमांग बोलते हैं, पुंकेसर नहीं पुमांग। ये हो गया पुमांग, ये हो गया जयांग, ये हो गया वृंत, ये हो गया पुष्पासन। और ध्यान दीजिएगा कि एक होता है बाह्य दलपुंज, एक होता है दलपुंज।
जैसे आप गुलाब के फूल में देखे होंगे तो गुलाब के फूल में कुछ इस प्रकार से चौकोर टाइप, या फिर जो आप जैसे गुलाब के फूल लेते हैं, जो आपको तोड़ करके फेंकते हैं उसको, लाल वाला जो गुलाब फूल में लाल जो होता है, लाल भाग, उसको आप तोड़ के फेंकते हैं, वही होता है हमारा बाह्य दलपुंज, सॉरी दलपुंज। उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलेंगे। जो हम तोड़ करके फेंकते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग दलपुंज। और एक होता है बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर लटका हुआ होता है, जो हरा कलर के होता है। इस पर नीचे की ओर लटका होता है, जो क्या होता है? हरा कलर के होता है। यही सब मुख्य मेन पार्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डंठल को धरने वाले को क्या बोलते हैं? वृंत। आप अपने मन में कल्पना कीजिए, जैसे आप लिए हुए हों एक गुलाब के फूल, जिसको आप धरे हुए हैं, वो हो जाएगा डंठल। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे और जो पत्ती आकार के नीचे जो निकला हुआ होगा, पत्ती टाइप के, उसको हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज। थोड़ा सा ऊपर आइए, यदि एक जैसे लाल वाला जो दिखाई देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दलपुंज। दलपुंज से ही जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं? दलपुंज ही आकर्षित करती है। दलपुंज क्या करती है? उन लोगों कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है, जैसे भौरा का आकर्षित करती है दलपुंज। तो दलपुंज ही किसी कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब यहाँ पे हम लोग और जो उसके अंदर वाला जो भाग होगा, अंदर में जब आप लोग दलपुंज को पूरी तरीक़ा से हटा दीजिएगा, तो उसका में छोटा छोटा रेशा टाइप के ऐसे निकला हुआ होगा, उसको बोलेंगे हम पुमंग। अब ये एक जो नीचे वाला भाग थोड़ा सा गहरिया टाइप लिया हुआ होगा, कुछ इस प्रकार से, उसको बोलेंगे हम जयांग। उसको बोलेंगे जयांग। यानी कि यही मुख्य के भाग होते हैं फल के। फल के ही मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पे आपको दिया है बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंग केसर। तो जयांग में ही रहता है स्त्री केसर, और पुमंग में ही रहता है पुंग केसर। अब ध्यान दीजिए, आगे थोड़ा सा चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फूल के प्रकार, फूल कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक होता है उभयलिंगी फूल और एक होता है एक लिंगी फूल। उभयलिंगी, एक लिंगी। ध्यान दीजिएगा, उभयलिंगी एक लिंगी का मतलब क्या है, देखते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है कि स्त्री केसर एवं पुंग केसर उसमें दोनों उपस्थित होते हैं। जिस फूल में स्त्री केसर एवं पुंग केसर दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं उभयलिंगी फूल। और जिसमें, जैसे उदाहरण में सरसों हो गया, उड़हुल, जैसे आप मंदिर वगैरह में जिसमें डंठल एक बड़ा प्रकार का इसी कुछ निकला हुआ होता है इससे ऊपर से, ये तो दलपुंज हो जाता है, और नहीं निकला होता है इसे, इस प्रकार से कुछ निकला हुआ होता है, उसी को बोलते हैं हम उड़हुल का फूल। तो इसको बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं जयांग। इसी को बोलते हैं जयांग। अभी जो छोटा छोटा भाग जिसे ऊपर की रेशा की ओर जो निकला हुआ होता है, उसी को बोलते हैं पुमंग। पुमंग या पुंकेसर उसको कह सकते हैं। पुंकेसर कौन सा भाग होता है वो भी हम कहेंगे, लेकिन पुमंग को पुंकेसर कह सकते हो, जयांग के स्त्री केसर कह सकते हैं। दैट इज नॉट ए, ऐसा होता है। अगला कह रहा है, अब होता है एक लिंगी फूल। कह रहा है कि एक लिंगी में स्त्री केसर और पुंग केसर में, स्त्री केसर या पुंग केसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित हो। स्त्री केसर और पुंग केसर में से कोई एक ही जननांग यदि उपस्थित हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक लिंगी फूल है। लिंग, एक लिंग वाला फूल है। सिर्फ या तो स्त्री केसर या तो पुंग केसर। जैसे हम लोग में होते हैं, मेल है तो मेल ही है, फीमेल है तो फीमेल ही है। लेकिन कोई कोई मानव में जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण मेल और फीमेल दोनों एक बार बन जाते हैं। जो आप लगभग ट्रेन वगैरह में कहीं कहीं सफ़र कर रहे होंगे तो देख ही रहे होंगे उन लोगों को। तो एक लिंगी होते हैं पपीता, तरबूजा। पपीता, और पपीता में एक लिंग होता है। देख रहे होंगे कि कोई पपीता ऐसा ऐसा होता है कि जब वो लगा फुलाने तो फुला ही रहा है। यानी कि कोई पपीता जो है वो फूल यदि धर रहा है तो फुला ही रहा है, फुला ही रहा है। यानी कि उसको कहीं ना कहीं, यदि वो पुंग केसर है तो स्त्री केसर से उसको मेल नहीं हो रहा है। यदि वो पुंग केसर वाला फूल है तो स्त्री केसर से उसको मेल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेल नहीं होने के कारण ऐसा देखने के लिए मिलता है पपीता और तरबूजा में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आइए, ये फूल को देखिए। फूल की संरचना कुछ इस प्रकार से ऐसे है। फूल की संरचना, जैसे
ये जो बीच वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हाँ देखिए ये जो आपको बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यही तो है जायांग, जिसको बोलते हैं जायांग। इसी को क्या बोलते हैं? जायांग। बीच वाला भाग को जायांग बोलते हैं। और जो बाहरी भाग हुआ, ये जो निकला हुआ डंठल टाइप दिखाई दे रहा है, एक मिनट कलर थोड़ा सा अलग लेते हैं, कलर मिल जा भाई। कौन ले ले? मैं हरा ले लें, चलेगा? ठीक है, ब्लैक, हरा ले लो, ठीक है। देखिए ये जो बीच वाला जो पार्ट जो मोटा सा दिखाई आपको दे रहा है, ये क्या है? ये है जायांग, जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं, जायांग। इसके में तीनों भाग होते हैं, यहाँ पे आपको तीनों भाग दिखाई दे रहे हैं, बताते हैं उसके बारे में। और ये जो बाहरी बाहरी से वृत्त आपको टाइप दिखाई दे रहे हैं उठे हुए टाइप पर, ये होते हैं पुमंग या फिर पुंकेसर, जिसको हम लोग कहते हैं। तंतु वाला भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये पुंकेसर के भाग में आते हैं। अब स्त्री केसर के भाग में ये जायांग वाला पार्ट आता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है स्त्री केसर, अब ये है पुंकेसर। तो पहले स्त्री केसर को समझते हैं। जैसे देखिए स्त्री केसर के सबसे जो नीचे वाला भाग है ना, देखिए इसको में बीज एक है यहाँ पे, इसको भाग वाला क्या कहेंगे? बीजांड कहेंगे। ये जो बीज वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? बीजांड। बीजांड में ही बीज का निर्माण होता है। बीजांड में क्या निर्माण होता है? बीज का। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यदि उसके ऊपर वाला भाग में आइएगा, थोड़ा सा यदि उसके ऊपर वाला भाग में, हालांकि ये जो दिखाई दे रहा है ना नीचे का पार्ट है, नीचे का, उससे थोड़ा सा ऊपर आइए, जो बाहर से घेरा हुआ है, इसको बाहर से घेरा हुआ है, उसको बोलेंगे अंडाशय। उसको बोलेंगे हम लोग अंडाशय। जो बाहर से घेरा हुआ है उसको बोलेंगे अंडाशय, और जो बीच में जो स्थित है, एकदम पूरा बीच में स्थित, उसको बोलेंगे बीजांड। उसको बोलेंगे बीजांड। अगला थोड़ा सा यदि हम इससे ऊपर उठते हैं, यदि यहाँ से हम ऊपर उठते हैं, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम लोग अंडाशय, यानी कि यहाँ तक अंडाशय है। अब इसके जस्ट ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये कहलाएगा आपको वृत्तिका। क्या बोलेंगे इसको? वृत्तिका। इसको बोलेंगे हम लोग वृत्तिका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या बोलाएगा? वृत्तिका बोलाएगा। अब ये जो ऊपर वाला भाग जो गोल आपको भाग दिखाई दे रहा है, गोल, इसको बोल देंगे वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर यानी कि जायांग के मुख्य कितने भाग हो जाएंगे? तो 3 भाग। पहला यहाँ से आना है तो पहला, सबसे पहले आ जाएंगे तो अंडाशय, फिर वृंत हो जाएगा, सॉरी वृत्तिका, अंडाशय, फिर वृत्तिका, फिर वर्तिकाग्र। याद कर लीजिए स्त्री केसर के 3 भाग, अंडाशय, वृत्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वृत्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वृत्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वृत्तिका, वर्तिकाग्र, यानी कि 3 भाग इसका होता है। अब आइए पुंकेसर में। पुंकेसर में भी कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे ये जो पुंकेसर का हम एगो भाग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गोल संरचना इसको है, कुछ इस प्रकार से है, समझें? तो ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे हम पुमंग। इसको क्या बोलेंगे हम? पुमंग, या सॉरी पुंकेसर। इसको बोलेंगे हम पुंकेसर या पुमंग भी बोल सकते हैं। 1 मिनट भाई मेरे, थोड़ा सा नीचे। ये जैसे मान लीजिए इसको हम लिए, ये जो इसको हम क्या बोलेंगे? पुमंग। 1 मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो भाग है, ये वाला जो आपको डंठल दिखाई दे रहा है, बीच वाला भाग भैया, बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे हम? तो इसको बोलेंगे हम पुंकेसर। इसको क्या बोलेंगे हम? पुंकेसर। बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे? जो डंठल टाइप की आकृति आपको दिखाई दे रही है, डंठल टाइप, ये वाला भाग, इसको बोलेंगे हम पुंकेसर। यहाँ से यहाँ तक का पुंकेसर। और ये जो है ना, 1 मिनट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पराग कोश। बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलेंगे क्या हम? पराग कोश। इसको बोलेंगे पराग कोश। और पराग कोश के अंदर ही पाया जाता है परागन। यही क्या है हमारा? पराग कोश ही है।
अब इसी के अंदर छोटा 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 क्या पाया जाता है? परागकण। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। अब यहाँ पे ही कह रहा है कि इसको तंतु ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तंतु कहिए, बात आप तंतु कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तंतु भी आप कह सकते हैं इसको। तो जयांग के एक भाग, 3 गो भाग, और इसका भी कितना भाग? पुंकेसर के भी 3 भाग। हालांकि यहाँ 2 भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको भी हम 3 भाग में लेकर के चलेंगे। ये वाला वृंत वाला भाग को क्या कहेंगे? ये जो डंठल टाइप दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे पुंकेसर। ये जो गोल वाला भाग दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? परागकोश। और परागकोश के अंदर ही क्या पाया जाता है? परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण। ये बात 2 बार देख लीजिए। अब आइए सभी चीज़ को हम काम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बताए थे आपको कि ये जो है इसको बोलते हैं दलपुंज या फिर पंखुड़ी। इसको बोलते हैं दलपुंज या फिर पंखुड़ी। अब ये जो आपको हरा वाला कलर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। अब ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पुष्पासन। इसको बोलते हैं पुष्पासन। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? पुष्पासन। और ये जो वृंत टाइप पे थोड़ा सा नीचे की ओर उभरा हुआ निकल रहा है इसको बोलते हैं वृंत या फिर डंठल। वृंत या फिर डंठल, यही होता है पुष्प के भाग। अब इसको में ध्यान देना होगा हमें कि फल बनता कैसे है, बीज बनने की प्रक्रिया। ये थोड़ा सा ध्यान देखते हैं कि बीज बनने की प्रक्रिया क्या क्या है। तो कह रहा है कि बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अब 1 में थोड़ा सा बड़ा कह रहा है कि परागकोश में उत्पन्न, परागकोश में उत्पन्न परागकण। परागकोश में उत्पन्न क्या होता है? परागकण। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये बताइए कि परागकोश जो है सो मतलब कि पुंकेसर का भाग है कि जयांग का भाग है या स्त्री केसर का भाग है? पुमंग या फिर जयांग या फिर पुंकेसर या फिर स्त्री केसर? तो पुंकेसर को हम पुंकेसर को ही पुमांग कहते हैं और स्त्री केसर को जयांग कहते हैं। स्त्री केसर को जयांग और पुंकेसर को पुमांग। तो ये पूछ रहा है कि परागकोश जो है, परागकोश, यहाँ पे परागकोश में उत्पन्न। अब परागकोश किसका भाग है? स्त्री केसर का, यानी कि स्त्री केसर का है कि पुंकेसर का है? स्त्री केसर का कि पुंकेसर का? तो परागकोश होता है पुंकेसर में। तो वही कह रहा है कि परागकोश में उत्पन्न परागकण, अंदर छोटा छोटा भाग होता था परागकण। बैटरी डाउन लिख रहा है गुरु। परागकण हवा, पानी या जंतु या छोटे छोटे जो फूल पे होते हैं, फूल बोल रहे हैं क्या, भौरा वगैरह, कीड़े मकोड़े, जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र ऊपर वाला भाग, फिर से देखेंगे हम लोग वर्तिकाग्र के बारे में। यहाँ ये रहा हमको वर्तिकाग्र, ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो यही कह रहा है, यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, अगर फूल समझा देंगे हम। कह रहा है कि उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या स्वपरागन या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाते हैं तो परपरागन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास फिर से। कह रहा है कि यदि ये परागकोश में परागकण है, परागकोश में क्या है? परागकण। यही परागकोश में से परागकण कीड़े भौरा के द्वारा, एक एग्जाम्पल लीजिए, भौरा के द्वारा यदि जाके वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है परागकण, यदि यहाँ पे आता है तो इसी को बोलते हैं परागन। इसी को बोलते हैं परागन। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ पे परपरागन है दूसरा फूल का क्या है? ये पुंकेसर वाला भाग है। दूसरा फूल का ये क्या है? पुंकेसर वाला पूरा भाग है। इसमें भी परागकण होंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि इसी परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच रही है, यदि यहाँ से निकल करके परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच रही है तो इसको बोलेंगे स्वपरागन, यानी कि अपने फूलों में से निकल करके अपने में ही चल जाना, क्या कहलाता है? स्वपरागन। लेकिन मान लीजिए कहीं दूर बगीचा एगो है, वहाँ से फूल उठ करके आता है, वहाँ से भौरा गया, उसमें से बैठा, वहाँ से परागकण उठा करके लाता है, और यदि यहाँ पर इसमें
वर्तिकाग्र पर पहुंचा दे रहा है, तो इसे बोलेंगे पर परागण। दूसर बगीचा के फूल पर से पराग कण उठा करके दूसर बगीचा के फूल पर यदि वर्तिकाग्र पर वह पराग कण पहुंचा रहा है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि वो रहा पर परागण। और वो अपने फूलवा के मतलब कि भाग में से पराग कण को उठा करके वर्तिकाग्र पर पहुंचा रही है, तो उसे बोलेंगे हम क्या? स्वपरागण। पर परागण, स्वपरागण। अपने फूल स्वपरागण और दूर से वस्तु वाला है तो पर परागण। अपने फूल पर स्वपरागण और दूर वाला से लाया तो पर परागण। ये होता है स्वपरागण और परपरागण, जो कि आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न यही कर रहा था। ये अगला कह रहा है दूसरका में कि पराग कण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। दूसर का भाग आइए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। पहले पढ़ लेते हैं, अगर बाद पूरा समझा देंगे। आओ देखते हैं। पराग कण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, यानी कि नीचे बीजांड पहुंचेगा। अगला देखते हैं अभी। तीसरा का कह रहा है कि अंडाशय के अंदर नर एवं मादा युग्मक निषेचन करते हैं तथा युग्मनज का निर्माण होता है। यही बात सही है। अगला चौथा, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। अब युग्मनज जो है से विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण करता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो बीज में बदल जाता है, और बीजांड जो नीचे रहता है बीज में क्या होता है? बदल जाता है। एक जो बीजांड होता है वो बीज में क्या होता है? चेंज होता है। बीजांड के कठोर आवरण जो कि बीज में बदलता है, जैसे आम के लिए फल, तो उसमें बीज होता है ना अंदर, उसके बारे में बोल रहा है। अगला ये कह रहा है चौथा नंबर कि अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अंडाशय जो उसके फल में बदल जाता है, फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग फूल के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा जानकारी भी हम लोग बताएंगे। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई भंवरा बैठता है यहाँ पे, और यहाँ से उड़ करके यहाँ पे आया, और अपने यहाँ से क्या हुआ कि पराग कण जो था, पराग कोश में पराग कण रहता है, पराग कण जो था यहाँ से, इसको जूम कर लो। यहाँ से क्या था कि पराग कण जो था से भंवरा उठा और यहाँ पे आकर के बैठा। बैठने की स्थिति में यहाँ से क्या होता है कि पराग कण जो से वर्तिकाग्र पर पहुँच जाती है। यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण मान लो परागण कहलाता है। अपने से अपने फूल पर स्वपरागण और दूसरा फूल से लाए तो परपरागण। अब यहाँ क्या होता है, परागकण पर तो आ गया। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्रकृति ने, नेचर ने एक ऐसा नियम बनाया है कि जब यहाँ से क्या होता है कि परागण जब आएगी, परागकण यहाँ पे आती है, तो दूग परागकण, कितना परागकण? दूग परागकण, वो जो नलिका के नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा था। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा भाई। चलो देख लेते हैं। यहाँ से क्या होता है कि दूग परागकण, ये वो परागकण और दूग परागकण दोनों ये जो है से नीचे की ओर उतरती हैं। कहाँ? नीचे की ओर क्या होती हैं कि उतरती हैं। नेचर का ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि दो ही परागकण नीचे की ओर उतरेंगी, और यहाँ पे उतरने के बाद थोड़ा सा जूम आउट, यहाँ पे उतरने के बाद जब नीचे की ओर उतरेंगी तो यहाँ पे 3 अंडा उनका क्या कर रहा होता है? इंतजार कर रहा होता है। 3 गो अंडा इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पे 2 गो अंडा क्या होता है? उतरता है। 2 गो परागकण उतरता है और 3 अंडा यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है। कहिएगा सर कि 2 गो अंडा आ रहा है, 3 गो इंतजार कर रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रकृति का नेचर क्या कहता है। एक जो परागकण है वो एक अंडा से निषेचित होता है, इससे क्या होता है? मिलता है। और एक अंडा ये जो बचा से 2 अंडों से मिलते हैं। एक जो परागकण था वो अंडाशय से मिल करके फल बनाता है,
क्या बनाता है? फल बनाता है। अब ये जो एक जे अंडा बचा हुआ था, ये 2 अंडा से मिल करके यहाँ पे बनाता है भ्रूण कोष। भ्रूण कोष बनाता है। यहाँ से क्या बनाता है? भ्रूण कोष। एक अंडा, एक थी क्या बोलते हैं इसको, एक अंडा से एक परागकण मिला तो फल का निर्माण किया, और एक जो परागकण बचा वो 2 अंडा से मिल करके भ्रूण कोष का निर्माण किया। अब ध्यान दीजिए, प्रकृति का नेचर यहाँ पर भी चेंज होती है। भ्रूण कोष का काम क्या है? जैसे मान लीजिए कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसको प्लेसेंटा के द्वारा उसको एनर्जी मिलता रहता है। लेकिन बताइए भाई, यहाँ पे फल की एनर्जी देगा कौन? न तो ये जड़ से जुड़ा हुआ है, न कुछ, यहाँ पे तो कुछ आने वाला है नहीं। तो यही जो भ्रूण कोष है ना, ये ऊर्जा बना करके इसी को पोषण करती है। फल का क्या करती है? पोषण करता है। फल पूरा तरीका से फल का क्या करता है? पोषण करता है। और फल पूरा तरीका से विकसित होने में यही भ्रूण कोष का निर्माण होता है। जितना सारा ऊर्जा अपन बनाया हुआ होता है वो सब इस फल को पोषण करने में, बड़ा करने में लगा देता है। यानी कि इसका भ्रूण कोष का ऊर्जा जो है कि इसको पोषण में दे देता है। माँ के पेट में तो है नहीं कि भाई वो पोषण करेगा। ये होता है यहाँ पे फल बनने का नियम। हाँ, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा बीज के बारे में। ये जो बीजांड है उसी के अंदर क्या बना देता है? छोटा बीज बना लेता है। बीज, बीजांड क्या बनाता है? बीज का निर्माण कर लेता है। यदि आप लोग फूल की प्रक्रिया समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। अब अंकुरण किस प्रकार से होता है जरा सा हम लोग ध्यान देखेंगे भैया कि अंकुरण किस प्रकार से होता है। इसको तो पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा आप लोग कि ये है परागन, वर्तिकाग्र, नर युग्मक, पराग नली, इसी नलिया के द्वारा नीचे उतरल था, अंडाशय, मादा युग्मक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, कह रहा है कि अंकुरण यहाँ पे अब यहीं से क्या होता है कि मादा युग्मक जो बना हुआ है यहीं से अभी इसको क्या होता है? अंकुरण चालू होता है। यहीं बीज जो बनता है ना, बीज, यहीं से अभी इसका अंकुरण चालू होता है, बीज से ही। वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण, परागकण का अंकुरण वर्तिकाग्र पर। अब धीरे 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 क्या होगा? अंकुरण होना चालू होगा यहाँ से। अब ध्यान दीजिए अगला। अब हम लोग देख चुके हैं कि फूल में किस तरीका से प्रजनन होता है। अभी बोलता है कि मानव में प्रजनन। बताइए, मानव में प्रजनन, ध्यान दीजिएगा। मानव में प्रजनन कह रहा है कि मानव में लैंगिक जनन होता है। बात सही है। और लैंगिक जनन में 2 गो मिलते हैं, मेल और फीमेल का मिलना जरूरी है। मेल फीमेल मिलेंगे तभी लैंगिक जनन होगा। यही बात सही है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा में कह रहा है लैंगिक जनन होता है। दूसरा कह रहा है कि लैंगिक परिपक्व जीवन का वह काल। लैंगिक परिपक्वता क्या होता है? तो कह रहा है कि जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडा, यानी अंड कोशिका अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इसी अवधि को यौनावस्था कहते हैं। यौनारंभ कहते हैं कि आप यौनारंभ हो चुका है, आप युवा में प्रवेश कर चुके हैं। इसका कुछ लक्षण होता है। जैसे मान लीजिए कि लड़कन में देखिएगा तो मूंछ दाढ़ी का आ जाना, आवाज़ का भारीपन हो जाना, गला के गलकंठी जो होता है वो बाहर आ जाना। यानी कि हार्मोन जो होते हैं जैसे कि चेंज होते हैं, और उसी कारण से सब आपको बाहर की ओर दिखाई देता है। अगला कह रहा है कि यौनारंभ का परिवर्तन। जैसे यौनारंभ का परिवर्तन किशोरों में एक समान, जैसे मैंने कांख व जांघ के पास गहरे बालों का उगना, कांख में और जांघ के पास गहरे बाल उगाते हैं। अगला कह रहा है कि त्वचा का तैलीय होना, जिसे त्वचा चिपचिपा टाइप के आपको तैलीय हो जाता है,
तथा मुहासे निकलना, जो बौरे होता है ना, आदमी कहता है कि हमारा बहुत बौरे हो रहा है, तो उसी के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे मुहासे निकलने लगते हैं, तो समझिएगा कि आपको जो यौना आरंभ है वो चालू हो चुका है। ये था किशोरों में। अब किशोरों में दूसरा का है लड़कियों में किस प्रकार से। तो लड़कियों में स्तन के आकार वृद्धि होने लगती है, चेस्ट के पास रजोधर्म होने लगता है, जिसको हम रजोधर्म को मासिक चक्र भी बोलते हैं। ये उन लोगों में उत्पन्न होने लगता है लगभग 15 से 16 के एज 15-16 के एज के बाद, 14 से 16 के एज के बीच में देखा गया है कि ये रजोधर्म चालू हो जाता है, जिसको मास्टरबेशन नहीं मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आता है, आवाज़ का फटना, थोड़ा गहरा आवाज़ हो जाएगा। ये सभी परिवर्तन दिखाई देते हैं कि यौन आरंभ आपको चालू हो चुका है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, आप युवा अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है नर जनन तंत्र। आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद में इसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। नर जनन तंत्र क्या क्या होता है। कह रहा है कि नर जनन तंत्र में होता है वृषण, जिसको टेस्टिस भी बोलते हैं, 2 अंडा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस भी बोलते हैं वृषण को। कहता है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष की उपस्थित होते हैं, वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। जैसे जांघ के बीचों बीच में ये आपको वृषण लटका हुआ दिखाई दे देगा, वो नॉर्मल है सब। अगला है वृषण कोष का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वृषण कोष का जो तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, यानी कि शरीर का तापमान जो 37 डिग्री होता है उससे 2-3 डिग्री कम होता है, इसीलिए वो नीचे क्यों इसलिए होता है कि जो शुक्राणु के बनने के लिए आवश्यक तापमान है, यानी कि शरीर के तापमान से वो कम तापमान होता है, इसीलिए वो बाहर होता है। अगला होता है नर युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु यहीं पर बनते हैं, यानी कि टेस्टिस में ही नर युग्मक शुक्राणु आपको बनते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया था, मतलब कि गड़बड़ा गया था, इस कारण से देखिए आगे कह रहा है कि नर युग्मक जो शुक्राणु होते हैं यही टेस्टिस पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जो 2 जोड़ी टेस्टिस होते हैं इसी में शुक्राणु यहाँ पे बनते हैं। अगला कह रहा है कि वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। वृषण जो ग्रंथि होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या है, तो शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, यानी कि शुक्राणु कितना बनना चाहिए, कितना लेवल पे बनना चाहिए। लड़कों में यौनावस्था में परिवर्तन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 2 काम करता है। यौनावस्था में परिवर्तन, जो दाढ़ी मूंछ वगैरह आती है या आवाज़ भारी होता है, वह टेस्टोस्टेरोन के कारण ही भारी होता है। और लड़कों में यौनावस्था में परिवर्तन जो दिखाई देते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही दिखाई देते हैं। और शुक्राणु का नियंत्रण कितना मात्रा में बनना चाहिए, कितना मतलब कि बनना है बहुत कम और बना दिए बहुत ज़्यादा, तो उस स्थिति में शुक्राणु बाहर ही निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे शुक्राणु बना और बनने के बाद में यहाँ पे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। 1 मिनट, प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे रहता है या दूसरा कुछ रहता है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि
क्या होता है, टेस्टिस होता है 2 ठो, इससे निकला हुआ था जो नस निकला हुआ था टेस्टिस, उसको बोलते हैं वैस। क्या बोलते हैं, वैस, वैस। अब यहीं पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। पढ़ लेते हैं एक बार, आगे पूरा डिटेल पूर्वक समझेंगे हम लोग। अगला कह रहा है शुक्रवाहिका, इसी को बोलते हैं वैस। जो टेस्टिस जो हुई होता है, टेस्टिस जो नस निकले होते हैं उसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्राणु को ले जाने वाले वाहिकाओं को शुक्रवाहिका कहते हैं। ये शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुंचाता है, वृषण से शीशन तक पहुंचाता है। फिक्र में हम लोग देखेंगे। अगला कहता है मूत्र मार्ग। यह मूत्र मार्ग और वीर्य दोनों को बाहर ले जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन भी कहते हैं, यानी कि जो मेन पार्ट जो होता है बाहरी वाला पार्ट, इसको बोलते हैं शीशन। मुख्य द्वार को क्या बोलते हैं, शीशन। अगला कह रहा है कि संबंधित ग्रंथियां, कुछ ग्रंथियां इसमें होती हैं। कौन कौन से, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि भी होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, अपने स्राव जो है शुक्रवाहिका में ही डाल देते हैं। कौन, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने जो स्राव होते हैं, यानी कि निकलता है शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि से जो, वो शुक्रवाहिनी में डालते हैं, शुक्रवाहिनी में इसको डाल देते हैं। क्या करता है, इससे होता क्या है, तो पहला होता है कि शुक्राणु जो है कि तरल माध्यम में आते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, तरल माध्यम में आते हैं। तरल का मतलब होता है कि चिपचिपा द्रव के रूप में बाहर निकलते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करते हैं, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, ये जो चिपचिपा द्रव जो होते हैं उनके साथ जो निकलते हैं, या फिर चिपचिपा द्रव जो रहता है उसको पोषण प्रदान करता है। तीसरा का, उसके स्थानांतरण में सहायता प्रदान करते हैं। शुक्राणु एवं ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाता है, यानी कि शुक्राणु और जो ग्रंथि का जो स्राव है, जो चिपचिपा द्रव है, उससे दोनों को मिलकर क्या बनाता है, वीर्य का निर्माण करता है। जैसे ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा। देखिए, जैसे ऊपर में होता है ब्लाडर, जैसे मूत्र नाली का ऊपर से आ रही है। अब ये मूत्राशय यानी कि ब्लाडर में क्या होती है, स्टोरेज रहती है। ये ब्लाडर में क्या रहती है, स्टोर रहती है। यहाँ पे आकर के पेशाब जो भी किडनी छान करके, यानी कि शरीर से जो वेस्टेज जो द्रव होते हैं पानी वाला, वो यहाँ पे मूत्राशय में आन करके उसको भर देती हैं। और भरने के बाद में, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मूत्र मार्ग में भरा हुआ है, और ये जो लंबा वाला भाग है इसको बोलते हैं शीशन। यहाँ पे है ही टेस्टिस। इसके टेस्टिस के बाहर एक इसको रक्षा के लिए एक परत रहता है, इसको बोलते हैं ईपीडर्मिस। क्या बोलते हैं, ईपीडर्मिस। ईपीडर्मिस इसको बोलते हैं। ईपीडर्मिस इसको बाहर रक्षा कर रहा होता है, क्योंकि चोट वगैरह जब भी लगती है तो इससे बचा जा सके, इसको ईपीडर्मिस बोलते हैं, ईपीडर्मिस इसको कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा आप देखिएगा, तो इससे जो नली चला हुआ है, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, यहाँ से ये जो नली आगे चली हुई है, ये नली आकर के इसमें मिल गई है, और ऊपर से जो ब्लाडर वाला जो नली है ये भी इसी में मिला हुआ है। यानी कि ध्यान दीजिए, ये जो वृषण है, वृषण का नली भी इसमें मिला हुआ है, और ब्लाडर का नली भी इसमें मिला। यहीं पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहीं पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। जब शुक्राणु इधर से जा रहा होता है तो मूत्र मार्ग को रोक देता है, और जब मूत्र मार्ग वाला जब चालू होता है तो ये जो शुक्रवाहिका वाला नली है इसको बंद कर देता है। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के 2 काम होता है। जब शुक्राणु जा रहे होते हैं, ऊपर वाला नली को बंद करना। जब ऊपर वाला नली यानी कि मूत्राशय जब निकल रहा होता है तो शुक्राणु वाला शीशन को बंद करना। इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है, काम होता है, नहीं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ये काम होता है। यहीं पे यही जो दिखाई दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब एक आपको जो दिखाई दे रहा था, इस शुक्राशय भी अपना हार्मोन रिलीज कर जाए, चिपचिपा बनाता है। वो पोषण प्रदान करने के लिए निकालते हैं द्रव ने, वो पोषण प्रदान करते हैं किसको, शुक्राणु के। अब इस नली को तो हम लोग बोल ही देते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। और जा करके यहाँ से वीर्य निकलता है बाहर, और जा करके
बाहर जाकर के गर्भाशय में फर्टिलाइज होता है। ये होता है मानव जनन तंत्र, मानव में नर जनन तंत्र। अब आइए स्त्री जनन तंत्र, ये क्या है? शुक्राशय समझ गए हम लोग। शुक्राशय का काम क्या? मूत्र नालिका, मूत्राशय, शीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, ये भी समझ गए। यहाँ पे मूत्र मार्ग इसी से ही निकलता है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है गलत बात, मूत्र मार्ग इसको बोलते हैं। वृषण कोष, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस, वृषण कोष को ही। ये क्या है? वृषण, इसके अंदर अंडा टाइप की एक भाग। इसको बारे में डिटेल्स पूर्वक जान ही लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये जो टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, इससे नली निकली हुई होती है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, खास करके आज पुरुषों में जो देखा गया है वो प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है। प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा, मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ जब वृषण दोनों टेस्टिस में बनता है तो ऐसा भाग नहीं है। मादा में क्या होता है कि एक अंडाशय जब अंडाणु बना रहे होते हैं तो दूसरा का अंडाशय अंडाणु रोक देते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों भाग बनना चालू करते हैं। यानी कि यदि स्पर्म बनाया तो ये भी भाग बनाना है, ये भी भाग बनाया, यानी कि दोनों के दोनों भाग बनाना चालू करते हैं। अंडा थी, यानी कि यहाँ से वृषण से भी बन रहा है, वृषण से भी, दोनों से दोनों बनता है। और इसमें यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि ऊपर से आने को मूत्राशय और यहाँ पे इसको रोक डालता है। और इसमें भाग तो कुछ देखने के लायक नहीं है हमारे नज़र से। आगे आइए, आगे हम लोग को पढ़ना है मानव मादा जनन तंत्र। ये क्या है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है किसको होता है? वो पहले अंडाशय, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका, मादा युग्मक कहिए चाहे फिर अंड कोशिका कहिए, का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। यानी कि सिर्फ अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है, ये याद रखना। ये लड़की के जन्म के समय, जो लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडा होते हैं। यानी कि बोला कि लड़की जब जन्म लेती है ना तो अंडाशय उसी समय में क्या होता है? हजारों अंडा परिपक्व होते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? लड़की के जन्म के समय ही, यानी कि जब लड़की जन्म लेती है अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडा होते हैं। अच्छा, देखते हैं। अगला कह रहा है यौनारंभ। यौनारंभ पर इसमें से कुछ अंडा परिपक्व होने लगते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ही कह रहा है कि लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अंडा अपरिपक्व अंडा होते हैं। यानी कि हजारों अंडा रहते हैं लेकिन वो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। लेकिन ज्यों ही लड़कियाँ यौनावस्था में प्रारंभ करती है तो यह परिपक्व होना चालू होता है, यौनावस्था। अगला कह रहा है कि दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। हम लोग अभी काम भी देखेंगे, एस्ट्रोजन का काम है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है। तो अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन दोनों को दोनों हार्मोन उत्पन्न करता है। करने दो, देखेंगे अभी और डिटेल से। देखिए क्या कह रहा है अभी से। दूसरा का कह रहा है कि अंडवाहिनी, यानी कि जिसको फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडा कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो अंडा है, अंडाशय में जो अंडा उत्पन्न होती है उसको अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। कौन? फ्लोपियन ट्यूब। अगला, गर्भाशय क्या है? यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, जो बच्चा होता है उसी का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। गर्भाशय जो है ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलती है? योनि में खुलती है, योनि में खुलती है। चलिए, अगला कह रहा है
ये है मादा जनन तंत्र। ये देखिए, ये जो भाग ये वाला है, ये है अंडाशय। इसी में रहता है अंडा। इसी में क्या रहता है? अंडा। अब ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। ये ऊपर की ओर क्या? फ्लोपियन ट्यूब। का होलवार सिंगा ये भाग क्या होता है? अंडवाहिनी, जिसको फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये होता है भैया गर्भाशय। ये वाला भाग क्या है? गर्भाशय। यहीं पे दे रहा है गर्भाशय, इसको यहाँ देना चाहिए गर्भाशय। अंडवाहिनी इधर भी, जितना इधर सब साइड लिख रहा है उतना ही इधर साइड होगा। ये है ग्रीवा, बोले तो सर्विक्स, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये है योनि यहाँ। ग्रीवा आगे देखिए, अगला कह रहा है, एक मिनट भैया, ठीक बा। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या होता है कि निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। ठीक है, जो गर्भाशय में आरोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेद होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। पढ़ लेते हैं एक बार, इसके बाद हम बढ़िया से समझेंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि प्लेसेंटा, यह एक विशिष्ट ऊतक है प्लेसेंटा, जिसकी त्रस्ती नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। त्रस्ती नुमा ने प्लेट के आकार के गर्भाशय में धसी होती है। मुख्य कार्य क्या है भाई? माँ के रक्त में ग्लूकोज व ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करता है। कौन? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही बच्चा को क्या देता है? पोषण देता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अवशिष्ट पदार्थ का निपटाना, जो उत्पादित अवशिष्ट जो बच्चा के द्वारा निकलता है उसी को निपटारा करता है उसी प्लेसेंटा ही। अगला, अंड के निषेचन को लेकर शिशु के जन्म तक, निषेचन से लेकर के शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इस अवधि में लगभग 9 महीने होती है, यानी कि गर्भकाल की अवधि कितना? 9 महीना। अगला, जब अंडा निषेचित नहीं होता तब क्या होता है? तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। हर महीने जो गर्भाशय है खुद को निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है गर्भाशय। अगला पॉइंट, गर्भाशय के भीतरी मांसल अस्पोजी होती है। जो गर्भाशय के भीतरा वाला जो पार्ट होता है क्या था? मांसल होता है, जो आप देख रहे थे। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखो, जिससे मैंने ये जो मांसल संरचना है यही दीवाल इसका है। ये जो मांसल संरचना है ना, यही दीवाल है गर्भाशय का। अगला कह रहा है कि यदि निषेचित नहीं होता है तो इस भीति की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि कोई अंडा निषेचित नहीं हुआ तो जो गर्भाशय का जो मोटा भीता भी देखें उसका कोई जरूरी नहीं है। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग, यह परत जो है कि धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग के रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। वो जो वही परत जो है क्या टूट करके बाहर की ओर निकल जाती है। अंडा निषेचित नहीं हुआ तो मांसल संरचना धीरे धीरे क्या होता है? बाहर निकल जाता है रक्त के जरिए। यह चक्र 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव या ऋजुधर्म कहते हैं। अभी डिटेल्स पूर्वक और जब समझेंगे, किताबी का कह रहा है इसको अलग, हम समझेंगे अलग। फिर से कह रहा है कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद अंडाशय में अंडा का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। यानी कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद अंडाशय क्या होता है? अंडा बनाना बंद कर देता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजनावृत्ति भी कहते हैं। लेकिन नर में ऐसा सिस्टम नहीं है। नर में जो स्पर्म है वो आजीवन काल, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक स्पर्म बनाते ही रहेगा।
अब जाओ इसको हम देखते हैं अपने हिसाब से। इस फिगर को देखते रहिए, फिगर को 2-3 बार हम करके बताएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ये है अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है कि अंडा निकलता है, अंडाशय में अंडा बनता है। जैसे मान लीजिए 10% चार्ज बचा भाई ई का। अच्छा, जैसे हम लोग अभी तुरंत चार्ज में लगा रहे, थोड़ा हो तो पढ़ाते मोबाइलें बंद हो जाए पता लगे। ये कह रहा है यहाँ पे कि जैसे अंडाशय में अंडा बना, कोई दिक्कत नहीं है, अंडा बनना चालू हुआ। ये धीरे धीरे अंडा ये 4 सप्ताह में कंप्लीट होता है। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, 1 मिनट चल रहा है, ठीक है। पहला सप्ताह, फिर दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह। 4 सप्ताह में अंडा परिपक्व। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि मासिक धर्म चालू हो गया, ख़त्म हुआ। पहला सप्ताह में अंडा यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा, और जब ही दूसरा और तीसरा सप्ताह होगा, अंडा परिपक्व होकर के फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पे अंडा इंतजार करते रहता है। यहाँ पे अंडा इंतजार करते रहता है। यहाँ पे अंडा पहुँचेगा, पहुँचने के बाद में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंडा पहुँचेगा, इंतजार करेगा, और दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह। दूसरा सप्ताह में पूर्ण मैच्योर अंडा रहता है, यहाँ पे इंतजार करता है। तीसरा सप्ताह तक इंतजार करता है, और तीसरा सप्ताह के बाद जो ही अंडा की आगे की ओर बढ़ता है, वो डेड अवस्था में धीरे 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 पहुँचना चालू कर देता है। चौथा सप्ताह के एकदम लास्ट तक अंडा क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अब ये धीरे धीरे मासिक चक्र के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, अंडा पूरा बाहर निकल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला सप्ताह बन रहा था, यानी कि जो ही यह निकलना चालू हो जाता है, कहानी ख़त्म। अब जो है से कि इधर अंडा बनना ख़त्म, अब इधर अंडा बनना चालू हो जाएगा। अब अगला महीना दूसरा में पहला सप्ताह अंडा बनने में लगेगा, दूसरा सप्ताह मैच्योर, तीसरा सप्ताह मैंने डेढ़ की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा, और चौथा सप्ताह में ऑलमोस्ट अंडा क्या हो जाते हैं, डेढ़ हो जाते हैं। अरे यार, चौथे सप्ताह में ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डेढ़ हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चौथा सप्ताह इसका लास्ट सप्ताह, इसका फर्स्ट वीक। ध्यान दीजिएगा, ई महीना का लास्ट सप्ताह, अब ई महीना का फर्स्ट वीक, पहला वीक। ये दोनों ऐसे अवस्था होते हैं जिसको में निषेचन की क्रिया लगभग नहीं के बराबर होता है। यदि शुक्राणु आता भी है तो अंडा अवस्था में यहाँ क्या है, डेढ़ अवस्था में रहता है। यहाँ पे निषेचन ही नहीं कर पाता है, क्योंकि डेढ़ अवस्था में हो गया है। पहला अवस्था तो बन ही में लग गया, चौथा अवस्था तो लास्ट खत्म है, पहला अवस्था बन ही रहा है। ई दोनों में हाँ, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह में निषेचन की संभावना बनती है। 90%, 99% चांस है ये हो ही जाएगा निषेचन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अंडाशय यहाँ बनला के बाद जैसे ही यहाँ से यहाँ तक चलता है, एक अंडा बन करके आ जा, बहुत सारे अंडे बनते रहते हैं, एक अंडा बन करके आ जा। बनने के बाद में 2 दिन तक इंतजार करेगा। यहाँ पे अंडा कितना दिन तक इंतजार करेगा, 2 दिन तक इंतजार करेगा, फिर चल जाएगा आगे, मैंने छोटा होकर के आगे आ जाएगा। जीवन काल 2 ही दिन तक, फिर वो 2 दिन के बाद फिर दूसरा का अंडा बनता है। उसी सप्ताह में बहुत सारे अंडे बनते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारा अंडा बना यहाँ पे ना, और फिर जैसे यहाँ पे अंडा पहुँचा, पहले सप्ताह में सारा का अंडा मैच्योर हो रहा होता है, दूसरे का सप्ताह में फिर यहाँ जाएगा, फिर 2 दिन तक वेट करेगा, कोई शुक्राणु जैसे नहीं आया तो फिर ये यहाँ पे नीचे निष्क्रिय हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते 2-2 दिन तक इंतजार करते हैं। यदि उसी बीच शुक्राणु यदि यहाँ पे आ जाता है तो फ्लोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यहीं से निषेचन चालू हो जाता है। यही निषेचन क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। और ये अभी जब मान लीजिए कि शुक्राणु यहाँ पे आया और निषेचन हो गया, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये अंडा बढ़ की ओर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये बैठ जाएगा, यहाँ पे यहीं पे बैठ जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पे युग्मनज बनेगा। युग्मनज के बाद 1 हफ्ता के बाद भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़े थे कि देखो कौन कौन सा हार्मोन 2 था,
ये वो था एस्ट्रोजन हार्मोन, ये वो था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ध्यान दीजिएगा। अंडा बनाने का काम, अंडाशय में अंडा बनाने का काम जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, अंडा हर एक महीना बनाता है, एक बार ई में, अगली बार ई में, अगला बार ई में, फिर हो गया गड़बड़, पहली बार ई में, अगला बार फिर ई में, फिर अगला महीना ई में, फिर अगला महीना ई में, यानी कि हर एक महीना अलग अलग तरीका से बनता है। ऐसा नहीं है कि समय ना कि एक महीना में एकरो बन रहा है, एकरो में बन रहा है, एकरो में बन रहा है, एकरो, ऐसा नहीं होता है। ये बना, ई में बना, ई में बना। यदि मान लीजिए जैसे अंडा मैच्योर हुआ, अब यहाँ पे अंडा इंतजार कर रहा था, यहाँ से शुक्राणु एंट्री किया, शुक्राणु एंट्री किया। यदि शुक्राणु एंट्री कर जाता है यहाँ पे, तो शुक्राणु दोनों ओर भागते हैं, दोनों ओर जाते हैं। इधर तो अंडा है ही नहीं, इधर निषेचन किसे करेगा, नहीं करेगा, एक ही तरफ निषेचन का संभावना बनता है। इस अवस्था में यदि अंडाशय से शुक्राणु मिल जाता है, मिलन हो जाता है दोनों का, वो भाग कहलाता है निषेचन। यदि निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ निष्क्रिय हो जाता है। गर्भाशय कहता है कि अब, गर्भाशय नहीं, अंडाशय कहता है कि अब हमें एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने की ज़रूरी नहीं है। एस्ट्रोजन हार्मोन उस अवस्था में बनना बंद हो जाता है और अंडा अब परिपक्व नहीं होगा, अंडा परिपक्व नहीं होगा। ये अंडा धीरे 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 यहाँ पे आएगा, अध्यारोपित हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसको अंडा को प्रोटेक्शन की ज़रूरी पड़ता है, और प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है इसको। तो प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव होता है। जो ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे इसको क्या करेगा, सुरक्षा देना प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए किसी महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कमज़ोर होता है, तो ये अंडाशय निषेचन होने के बावजूद भी यह बढ़िया तरीक़ा से विकसित नहीं हो पाता है और यह बाहर आ जाता है। लेकिन जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, बढ़िया से बच्चा यहाँ पे पलना चालू होगा। पहले बनेगा, यहाँ था युग्मक। जैसे मान लीजिए कि नर वाला भाग यहाँ से अंडा ही है, यहाँ से ही क्या शुक्राणु, एक मिनट, शुक्राणु ठीक से ना बनल हमरा से, ये कैसे बनाए हो, चलिए बन गया है, ये है शुक्राणु। अब ये है अंडा, इससे क्या करेगा, मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अंडाशय के शुक्राणु थी, अंडाशय के बाहर एक होता है कोरोना रेडियोटा। अंडाशय के एक परत जो है, बाहरी परत, उसको बोलते हैं कोरोना रेडियोटा, जो अंडाशय को सुरक्षा प्रदान कर रहा होता है। यदि मान लीजिए कि यहाँ से शुक्राणु जैसे ही इसे सटता है अंडाशय में, एक एंजाइम रिलीज करता है, यहाँ थोड़ा सा हल्का, कुछ माइन्यूट, बहुत कम समय के लिए यहाँ पे हल्का होता है, ये अंदर आकर के न्यूक्लियस से मिल जाता है, उसी को बोलते हैं निषेचन। जब निषेचन हो जाता है तो यहाँ से ये जो अंडा यहाँ पे आता है, धारोपित हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, और धीरे धीरे पहले क्या बनता है, दो को ये अलग अलग था, क्या था, युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा युग्मनज। दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज धीरे 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 विकसित होकर के बन जाते हैं इसको बोलते हैं युग्मनज। धीरे धीरे विकसित होकर के बनते हैं भ्रूण, और जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक वह भ्रूण ही कहलाता है। जब तक बच्चा जन्म ना लेवे तब तक क्या कहलाएगा, भ्रूण ही वह कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, भ्रूण। अब ध्यान दीजिए, अब जब बच्चा जन्म ले लेता, मान लीजिए कि जन्म लेने वाला होता है, जिसे मान लीजिए कि 9 महीने के बाद वो परिपक्व अवस्था में हो गया, तो सर्विक्स, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्रीवा, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, जो ज्वाइंट अवस्था कर रहा है योनि के और इसको, योनि के गर्भाशय के जो भाग जोड़ता है उसको बोलते हैं सर्विक्स या फिर ग्रीवा। योनि के और गर्भाशय के जो भाग जोड़ता है उसे बोलते हैं सर्विक्स या फिर ग्रीवा। यही ग्रीवा, जैसे मान लीजिए सर्विक्स। अब ध्यान दीजिए, बच्चा को बाहर जब बड़ा होता है तो इसको बाहर निकलना होता है, और जब बाहर निकलना होता है यहाँ पे, मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो ग्रीवा है इसको चौड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, अंडाशय से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि ग्रीवा को चौड़ा करता है, यानी कि सर्विक्स को क्या करता है, चौड़ा करता है।
ये सर्विक्स क्या करता है, इसको क्या करता है, चौड़िया बढ़ाता है, जिस कारण से बच्चा आसानी से बाहर निकल जाता है। यदि किसी किसी महिला में यह ग्रीवा चौड़ा ही ना हो, रिलैक्सिन हार्मोन निकले ही नहीं, उतना जितना मात्रा में स्रावित होना चाहिए उतना मात्रा में यदि स्रावित नहीं होता है, तो वो अवस्था में क्या होता है कि मान लीजिए कि बच्चा यहाँ से आया, अब आ करके यहीं पे अटक गया, अब इसको सर्विक्स चौड़ा करना है, तो सर्विक्स चौड़ा हो नहीं रहा है क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन कम बना था। तो रिलैक्सिन हार्मोन कम बनने के कारण सर्विक्स चौड़ा ही नहीं होता है। ई कारण से यहाँ पे दिक्कत परेशानी के बच्चा अटक जाए, तो ढेर देरी तक बच्चा यदि अटक जाए, यहाँ पे फंस जाए, तो माता को मृत्यु हो जाती है और उस अवस्था में माता डेड कर जाती है। तो यहाँ पे इसको चौड़ा करना जरूरी होता है, हो नहीं रहा है तो छोटा ऑपरेशन, इसी को बोलते हैं कि छोटा ऑपरेशन करके हम बच्चा को बाहर निकाले हैं, इसको बोलते हैं छोटा ऑपरेशन। लेकिन बच्चा गर्भाशय में ही है, यहीं पे बच्चा है, और यहीं से यदि चीर फाड़ करके इसको हम बाहर निकाल लें तो इसको बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन। अब यदि कोई ऑपरेशन ही नहीं हो तो नॉर्मल डिलीवरी रिलैक्सिन हार्मोन के कारण हो जाता है। ये होता है इससे जुड़ी हुई बातें। आपको हम जहाँ तक बताने का प्रयास किए हैं वहाँ तक हुआ। अब ध्यान दीजिए, कभी कभार ऐसा भी देख रहे हो कि सर जुड़वा बच्चा हो जाता है। काहे हो जाता है ऐसा अवस्था, तो जुड़वा बच्चा दो कलर के हैं। एक बार ऐसा होगा कि दोनों अलग अलग कलर के होगा, एक लड़का एक लड़की हो सकता है, या दोनों लड़का हो सकते हैं। और ऐसा कभी कभार देख रहे होंगे कि एक एक सेम कलर वाला। तो जुड़वा बच्चा का कॉन्सेप्ट उसमें अलग है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाना ही नहीं उसके बारे में है। यदि आप देखते हैं आगे, यदि होता है तो उसको हम भी क्या करेंगे, बता देंगे। ये था मादा जनन तंत्र। ध्यान रखिएगा, जब जो टेस्टिस है, अब इससे जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म एक बार में 20 लाख स्पर्म बाहर निकलते हैं। 20 लाख स्पर्म 5 से 7 ml शायद होता है, 5-7 ml स्पर्म होता है, उसमें 20 लाख स्पर्म होते हैं। और जानकर ताजुब आपको होगा कि 20 लाख स्पर्म में अलग इतना क्षमता होता है कि वह 20 लाख अलग अलग चेहरा बना सकते हैं। 20 लाख स्पर्म अलग अलग चेहरा बना सकते हैं, ये क्षमता उन शुक्राणुओं में होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो ही मान लीजिए कि यहाँ पे स्पर्म आता है, तो इसको गति देने के लिए जो पीछे वाला भाग, पूंछ वाला भाग दिखाई दे रहा है, यही इसको भाग क्या करता है, गति प्रदान करता है। पूंछ वाला भाग क्या है, इसको गति प्रदान करता है। कुछ में 50% में तो पूंछ ही नहीं होता है, वो गति नहीं करते, यही निष्क्रिय हो जाते हैं। जो जिसको पूंछ ज़्यादा, ये पूंछ में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऊर्जा होता है, जो गति प्रदान करके यहाँ तक ले जाने में संभव होता है। इधर हो चाहे इधर हो, ले जाने में उसको क्या होता है, संभव होता है। इधर लग गया तो कोनो काम के नहीं रहा, इधर लग गया तो निश्चय किया, ये अवस्था होती है। और यदि कुछ जानना हो, यदि आपको कुछ पूछना हो कि सर इसको में ये रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, उसको ऊपर वीडियो के जरिए, या फिर आपको कॉल करके हम आपको बता सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको बताया जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, निषेचन तक तो हम लोग पढ़ रहे थे नहीं, हाँ यहाँ तक तो हो गया था। अब बच्चा जो 9 महीना के काल में शिशु गर्भ में होता है, वो बाहर निकलता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य, एक मिनट भैया, क्या कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य, कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, इसको क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। जैसे रोग का लैंगिक संचरण, कह रहा है कि एसटीडी अनेक रोगों के लैंगिक संचरण भी हो सकते हैं। अनेक रोगों में क्या होते हैं, लैंगिक संचरण भी होते हैं। जैसे में जीवाणुजनित, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब क्या है, रोग हैं, लैंगिक रोग होते हैं। कौन कौन, जीवाणुजनित में कौन कौन आएगा, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब भी आते हैं। विषाणु में HIV हो गया, HIV एड्स हो गया, या फिर मस्सा हो गया, ये सब क्या होते हैं, जीवाणुजनित रोग होते हैं। अगला कह रहा है कि कंडोम के उपयोग से इन रोगों की संरचना कुछ सीमा तक रोकना संभव हो सकता है। यानी कि कंडोम के जब हम उपयोग करते हैं तो इसको रोकना जरूरी होता है। कंडोम 2 ही प्रकार के होते हैं, एक मानव मेल में भी लगता है और फीमेल में भी लगता है, ये दोनों प्रकार के होते हैं।
सीसन पर लगता है, जो कि स्पर्म को उसी एक जैसे सॉक्स मोजा होता है, मोजा उसी प्रकार से वो होता है, और एक स्पर्म को अपने में, स्पर्म को यानी कि निषेचन से ही रोकता है, यानी कि गर्भ निरोधक के रूप में भी इसको हम प्रयोग करते हैं, ये हम बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या तो स्त्री में भी लग जाए और जेंट्स में भी लग जाए। बाकी तो डिटेल्स अब डॉक्टर साहब भी बताएंगे कैसे लगाया जाता है। अगला होता है गर्भ निरोधन। गर्भधारण को रोकना गर्भ निरोध कहलाता है, यानी कि गर्भधारण ही नहीं करने दिया जाए। मान लीजिए कपल हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें गर्भ निरोधन को रोकना है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम सीजन आता है, अब यहीं पे स्पर्म को डिस्चार्ज करता है, अब यहीं पे इसको डिस्चार्ज करता है, यहीं पे कैप लगा दिया ही जाए सीजन में ही, यदि इसमें ही कैप लगा दिया जाए तो स्पर्म तो बाहर जाएगा ही नहीं, इसी में रह जाएगा, और कैप को बाहर उतार कर फेंक दीजिए। फिर पूरा डिटेल्स पूरा बता रहे हैं भैया, कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखियो। आदमी पहले नाम लेने से डरता था कि कंडोम देख भैया कंडोम लिखल है, ऐसा बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा जानिएगा उतना आप प्रोटेक्शन का ध्यान रखिएगा। अगला होता है कि गर्भारोधन के प्रकार हैं, गर्भ किस तरीक़ा से रोक सकते हैं। आगे आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यांत्रिक अनुरोध, यानी कुछ कुछ यांत्रिक अनुरोध, जैसे शुक्राणु को अंडाशय तक पहुंचा ही न दिया जाए, अंडाशय तक नहीं पहुंचे दे तो गर्भ निरोध हो गया, इसको पहुंचे ही नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। उदाहरण जैसे सीसन को ढकने के लिए कंडोम का प्रयोग कर दीजिए, आप सीसन को ढकने के लिए कंडोम का प्रयोग कर दीजिए। आप आसानी से जाइए, मार्केट वगैरह मिल जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाता है, देख लीजिए कैसा होता है। सीसन को ढकने के लिए कंडोम का प्रयोग करते हैं। योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप बोलते हैं, सर्वाइकल कैप इसी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन फीमेल में लगता है, इसको सर्वाइकल कैप बोलते हैं। यदि सर्वाइकल में डाल दिया जाए तो उससे भी रुक जाता है, या तो सर्वाइकल कैप डालिए तो सीजन में लगाइए, नहीं कहीं से न कहीं से रोकना आपको है। कुछ रासायनिक तरीका भी इसको में है, जैसे में कि मादा के अंड को न बनने देना, यानी कि अंडा ही न बनने दिया जाए, इसके लिए दवाई खा ली जाती है जो हार्मोन संतुलन में परिवर्तन कर देता है, यानी कि जो हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन जिसको बनाने के लिए काम दिया गया था कि नहीं तुम बनाओ इसको, उसी को रोक देता है, तो अंडा बनेगा ही नहीं, इसके लिए दवाई खा लिया जाता है, रासायनिक ये हुआ। इसके अन्य विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। भाई दवाई खा रहे हो तो रासायनिक प्रक्रिया ही है, विपरीत प्रभाव तो होना ही होना है। अगला होता है IUCD, यानी कि इंट्रा यूटेरिन और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको लूप या फिर कॉपर टी भी इसको हम बोलते हैं। कॉपर टी एक टी आकार के क्या होती है, एक टी आकार की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, इसको गर्भाशय में यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे इसको इस तरीक़ा से फिट कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए, कॉपर के संपर्क में आने से शुक्राणु का जो ये पूंछ भाग होता है, शुक्राणु का जो कौन सा भाग, पूंछ भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, कट जाता है, जिससे शुक्राणु गति ही नहीं कर पाते हैं। कॉपर के संपर्क में आने के कारण ऐसा ही पूंछ भाग कट जाता है, जिससे गति नहीं कर पाते हैं। कॉपर टी सी को बोलते हैं, कॉपर का होता है टी आकार के। अगला होता है नसबंदी, यानी कि पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोक कर उसमें से शुक्राणुओं को स्थानांतरित को रोकना, यानी कि शुक्राणुओं को स्थानांतरित ही न करने जाए, नसबंदी में ध्यान देने का जो होता है। ये होता है पुरुष नसबंदी, ये होता है नर नसबंदी। ध्यान दीजिएगा ये कहा रहा है। नर नसबंदी में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम किया जाए कि नर नसबंदी में ये जो फ्लोपियन ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इसको काट करके इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडाशय तो बनते हैं लेकिन इससे बाहर नहीं आ पाते हैं, यहीं काट के इसको जोड़ देते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वैस्कोटोमी तो बोलते हैं पुरुष में, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ट्यूबिकोटोमी, इसको ट्यूबिकोटोमी, ट्यूबिको मतलब ट्यूब, टोमी मतलब कि काट देना, यानी कि उसको बंद कर देना।
ये होता है महिला नसबंदी। इधर भी काट कर इधर भी काट कर दोनों क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। गर्भाशय को ही बच्चादानी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला आइए मानव में ही नसवाई से काट देते हैं। ये वाला यहीं से काट कर दिए, उधर के बांध दिए, कहानी ख़त्म। बनेगा, कहानी ख़त्म। बनेगा शुक्राणु तो बनेगा, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा। ये हो गया नर नसबंदी, हो गया महिला नसबंदी, मादा नसबंदी। नसबंदी भी समझें। आगे कहाँ थे हम लोग भैया? देखिए दे ये रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि शारीरिक तकनीकी, पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें शुक्राणुओं के स्थानांतर रोकना नर नसबंदी कहलाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि ट्यूबोकोटॉमी, यानी कि ट्यूब कहाँ रहता है, फ्लोपियन ट्यूब गर्भाशय में, ट्यूबोकोटॉमी यानी कि महिलाओं के अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंडा के स्थानांतरित को रोकना। नहीं, अंडा ऊपर से नीचे ही ना स्थानांतरण ही ना हो, यानी कि चल करके आना, उसे बोलते हैं ट्यूबोकोटॉमी। अगला होता है भैया भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। देखिए हमारा जो भारत समाज है वो पुरुष प्रधान है, और पुरुष प्रधान होने के कारण लड़कियों लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। कोई चाहता ही नहीं है कि हमारे घर में लड़की आए। वही चलते कई कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी घर में यदि लड़का ले रहा है जन्म, तो लड़का कहीं से न कहीं से जुगाड़ करके अपने माता पिता को, मेन पैसा का दिक्कत है भाई, कहीं से न कहीं से वो खाना पीना उसको चला ही देगा, लेकिन लड़की में एक जिम्मेवारी बन जाता है आदमी के। इसी कारण से थोड़ा सा ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो कह रहा है कि एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोग में जागरूकता फैलाई जाए एवं भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं पर क्या होना चाहिए, रोका जाए। ध्यान रखिएगा एक बात और, कि जो भ्रूण होता है, ये जो युग्मनज होता है, जो भ्रूण होता है, एक थैली में बंद होता है। एक थैली में क्या होता है, बंद होता है। उस थैली का यहाँ पे नाम शायद नहीं दिया है। उस थैली का यहाँ पे नाम हम देख